आदाब, नमस्कार नाजरीन। गुफ्तगू का ये सफ़र बदस्तूर जारी है और इस सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी हिम्मत, मेहनत और जद्दोजहद से अपना मकाम हासिल किया, अपना रास्ता खुद बनाया और कामयाबी हासिल की। ये हैं राज्यसभा सांसद और ICCR के सदर विनय सहस्रबुद्धे जी। विनय सहस्रबुद्धे की पैदाइश नासिक के एक मिडिल क्लास घराने में हुई। ये इनकी कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और बुलंद इरादों का ही असर था कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद ये अपने एक मकाम हासिल करने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन ABVP से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले विनय सहस्रबुद्धे पार्टी में कई अहम पदों के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी निष्ठा और पार्टी के लिए किए गए कामों को देखते हुए पार्टी ने इन्हें साल 2016 में महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया। साल 2018 से ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के सदर के तौर पर मुल्क और मुल्क से बाहर कला और सांस्कृतिक विरासत को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। यही नहीं, बतौर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स एंड यूथ के चेयरमैन के तौर पर भी इन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए किए गए फैसलों में अहम रोल अदा किया है। अजीम राजनीतिक शख्सियत के साथ ही विनय सहस्रबुद्धे एक जाने माने रिसर्चर, ऑथर और कॉलमनिस्ट भी हैं। सादा जीवन, सेवा भाव और निरंतर बढ़ते रहने वाले विनय सहस्रबुद्धे की जिंदगी का सफर अपने आप में एक मिसाल है। विनय जी, आपका फिर से हमारे दूसरे एपिसोड में फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आपने फिर से बुलाया, बहुत शुक्रिया जी। हम आगे बात करते हैं जी। सर, आप कॉलमिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं और एक मीडिया में भी जाना माना सा नाम है। तो ये सब चीज़ें और पार्टी के साथ भी आपने काम किया है, ये सब सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय राजनीति का इतिहास अगर आप देखेंगे जी। मैं बड़े बड़े नाम केवल इसलिए ले रहा हूँ कि ये एक परंपरा सी है। इसमें मेरा कोई उनके साथ स्वयं को जोड़ने का कोई विचार नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ कि हमारे राजनीति में कई ऐसे बड़े बड़े नाम हुए जिन्होंने इकट्ठा इन चारों क्षेत्रों में काम किया है। बहुत सारे तो वकील थे, जी हाँ, वकीली के साथ साथ वो कुछ मीडिया में भी काम करते थे, अपनी पत्रिका चलाते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मूक नायक पत्रिका चलाते थे, जी हाँ, स्वयं बड़े विधिज्ञ थे। जी। वही बात पंडित नेहरू जी के बारे में कह सकते हैं। महात्मा गांधी जी स्वयं वकील भी थे, पत्रिका भी चलाते थे। लोकमान्य तिलक भी वकील थे, पत्रिका भी चलाते थे। विनायक दामोदर सावरकर, वो तो बैरिस्टर थे, पत्रिका भी चलाते थे। तो ये एक हमारे यहाँ चला रहा है कि
राजनीति का स्वाधीनता के पहले भी, उसके बाद भी, जी, उसके बाद भी अभी जिनको हमने देश के प्रधानमंत्री के रूप में बहुत सफलतापूर्वक काम करते देखा, अटल जी भी तो संपादक थे ही थे, अडवाणी जी भी पत्रिका के संपादक थे, तो पीवी नरसिंह राव साहब वो भी एक बहुत अच्छे लेखक और उनका बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवनी को उन्होंने प्रस्तुत किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक विद्वान व्यक्ति लेखक भी थे, किताबें उनकी मशहूर है एक दृष्टि से, और यही हम कई अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में कह सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि राजनीति का और लिखने लिखाने का, पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का एक बहुत अन्योन्य संबंध है, निकटता का संबंध है। पॉलिटिशियंस और पब्लिकेशंस अगर इकट्ठे हैं तो सब कुछ टुगेदर ऐसा होता है जी। क्योंकि किसी भी राजनेता को चाहिए कि अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए कोई एक साधन चाहिए जी, मीडियम चाहिए, तो वो बन जाता है। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि इसमें कोई विशिष्टतापूर्ण इस तरीके का नहीं है, ये आम बात है जी। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है, मैंने शुरू में पत्रकारिता का प्रशिक्षण भी लिया। कुछ समय मराठी पत्रिका में एक स्तंभ लेखक, कॉलमिस्ट के रूप में काम भी किया जी। और रिसर्च की दृष्टि से जब मैंने स्वयं डॉक्टरेट किया तो एक रिसर्च करने की जो विधा होती है, मतलब एक रिसर्च मेथोडोलॉजी जी, इसका भी एक आकलन बना लिया। और आज भी पार्टी के अंदर मेरे पास गुड गवर्नेंस और पॉलिसी रिसर्च का डिपार्टमेंट बरसों से रहा है जी। तो इसमें जो नीतियों के बारे में जो शोध होना चाहिए, बुनियादी शोध परक तथ्यों को सामने लाने की कोशिश होनी चाहिए, वो हम करते आए हैं जी। अच्छा, यहीं से आरएमपी की तरफ चलते हैं। उनके साथ आपका, उस संस्था के साथ भी आपका जुड़ाव रहा और आपका नाम उसमें बहुत आदर से लिया जाता है, तो क्या वजह है, क्या कंट्रीब्यूशन आपका उसमें रहा? देखिए, संस्थाएं बनती है जी, और सब लोगों का एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। केवल मेरा कंट्रीब्यूशन है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा जी, मगर हाँ, ये बात सही है कि मैं उसका संस्थापक निदेशक रहा जी। और शुरुआती दौर में जो काम होते हैं वो थोड़े बुनियादी तरीके के काम होते हैं। जब कोई संस्था को जानता नहीं, ऐसी स्थिति में काम करने में स्वाभाविक रूप में दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें तो थी, चुनौतियाँ थी, मगर मैं मानता हूँ कि हमारी जमहूरियत में, हमारे जनतंत्र में इस तरीके का ये प्रयोग पहली बार हुआ और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी मात्रा में वो सफल भी हुआ। क्योंकि जमहूरियत में क्या कहते हैं कि जो चुनकर आया है जी, वो हमारा नेता है, जो चुनकर आया है वो कुर्सी पे बैठेगा। मगर कुर्सी पे बैठना तो बिल्कुल सही है, कुर्सी पे बैठ के राजकाज संभालना ये केवल जनप्रियता के आधार पर तो नहीं होगा। जनप्रिय होना एक बात है और राजकाज चलाने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो कॉम्पिटेंस चाहिए, वो दूसरी बात है जी। तो जो चुनकर आने वाले व्यक्ति है उनकी जनप्रियता साबित है, दे आर पॉपुलर नो डाउट, बट वेदर दे आर केपेबल और नॉट। तो ये जो कैपेबिलिटी का सवाल आता है, क्षमता विकास का, उसमें म्हाड़गी प्रबोधिनी जैसी संस्था का एक रोल आता है जी। आज हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जी, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी है, मगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। हमने जो प्रयास किया है वो एक देश की पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। क्या बात है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जनतंत्र में क्षमता वाले नेता अगर आगे नहीं आएंगे या आने वाले नेताओं में क्षमता अगर निर्माण नहीं होगी तो जनतंत्र विफल होगा। हाँ, और कहते हैं प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा अगर उसमें और जनतंत्र विफल होगा जी, तो लोग कहेंगे कि अरे इससे तो तानाशाही ठीक है जी। तो ये तो जनतंत्र का एक दृष्टि से डिफीट है जी, बिल्कुल उसका पराजय है जी। जो तो हमारे वो नहीं होने देने के लिए सभी ने काम करना चाहिए। हम अपनी पद्धति से इस संस्थागत प्रयास के माध्यम से अपना दायित्व निभा रहे हैं। क्या बात है। आफरीन, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की सोच जब चलेगी तो हमारी डेमोक्रेसी भी चलेगी और हमारे राजनेता भी
अगर वो कॉम्पिटेंट होंगे, हार्डकोर कॉम्पिटेंट होंगे, तब वो हमारे देश के विषयों को समझेंगे और विश्व पटल पर उसको रखना चाहेंगे। यहीं से मैं आपके एक सवाल, पर्सनल सवाल पर आता हूँ कि जब आप एक जीवन हैं, संपूर्ण जीवन है किसी भी नागरिक की तरह, अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों को आप मिले होंगे, किन को याद करना चाहेंगे? ऐसे तो मैं कहूँगा कि हर मोड़ पर जी कोई ना कोई हमें मिलता गया भगवान की दया से जी कि जिसका हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ते गए। जी मगर कुछ व्यक्तियों का ही अगर उल्लेख करना है जी तो जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे जी तब हमारे, और न केवल हमारे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के जो एक दृष्टि से मार्गदर्शक, गुरु, पालक, अभिभावक, कुछ भी कहिए, वो थे प्रोफेसर यशवंतराव केलकर। अच्छा, प्रोफेसर यशवंतराव केलकर। हाँ जी। तो केलकर साहब ने ये संगठन का जो विज्ञान होता है ना जी, संगठन खड़ा करना, इसके पीछे भी एक साइंस है। ऐसा नहीं कि केवल भीड़, नहीं तो भीड़ ही संगठन हो जाएगी। जी, भीड़ और संगठन में अंतर क्या है? अंतर ये है कि संगठन के लोग भावना, विचार और कार्य पद्धति से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जी। भीड़ वाले लोग जुड़ते नहीं, वो केवल भावना थोड़ी सी होती है इसलिए इकट्ठा आ जाते हैं, भावना समाप्त, भीड़ समाप्त। मगर संगठन में लोग निरंतरता से, समय, दीर्घ समय के लिए, लंबे काल के लिए जुड़ जाते हैं। जी। तो वो जुड़ने का जो साइंस है, जिसको संगठन शास्त्र, साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जी। उसके बारे में बहुत बुनियादी सोच प्रोफेसर केलकर जी की थी और उन्होंने कई बातें हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को पढ़ाई, बताई, जिसके कारण हम 4 कदम आगे बढ़ पाए। तो निश्चित रूप में मैं उनका उल्लेख करूंगा कि जिनके सौजन्य से जिनके मार्गदर्शन से जी। हम 4 कदम आगे बढ़ पाए। क्या बात है। गुरु के प्रति मैं समझता हूँ इससे बेहतर विचार नहीं हो सकते और आदर नहीं प्रकट। अच्छा, यहीं से चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। आप बेहद संजीदा व्यक्ति रहे, ऐसा मेरा सोच है, हो सकता है गलत हो। आपकी जीवन संगिनी कैसे मिली आपको? क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता कि समय भी मिला होगा इतने सारे अनुशासित माहौल में से। ये तो अच्छी बात रही कि जिस संगठन में हम काम करते थे उसी संगठन में हमारे श्रीमती जी भी काम करती थी जी। यद्यपि संगठन के कारण हमारा परिचय था ऐसा नहीं जी, मगर सोच मिल गई। बताना चाहें कैसे बात हुई, कैसे मुलाकात हुई? कैसे नहीं, हम विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में पहले मिले थे जी। बाद में जो हम दोनों के हितैषी थे, शुभचिंतक थे, उन्होंने प्रस्तुत किया हम दोनों को कि क्यों नहीं आप एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते। तो हम दोनों को भी लगा कि ये विचारणीय प्रस्ताव है, सोचा जाना चाहिए। फिर हमने बात की और जब ऐसा लगा कि अच्छी बात है, हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, तो फिर हम, तो जीवन में श्रृंगार रस आया पर अनुशासन के साथ आया, संगठन संगठन के अनुशासन के साथ आया। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं आप ऐसा। और मुख्य रूप में ये होता है कि एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी होना, परस्पर पूरक होना। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, खाली वक्त या जब फुर्सत मिलती है, खाली वक्त तो नहीं मिलता होगा, जाहिर सी बात है, फुर्सत के अगर कुछ लम्हे आपके हिस्से आते हैं तो आप क्या करते हैं? नहीं, तरह तरह की बातें होती हैं, मगर मैं स्वयं अच्छी मूवीज़ देखना भी पसंद करता हूँ। अभी दिल्ली में तो इतना मंचन बहुत ज़्यादा होता नहीं, मगर नाटकीय मंचन, थिएटर को भी मैं पसंद करता हूँ। कई ऐसे थिएटर पर होने वाले नाटकों को देखना भी मेरे रुचि का विषय रहा है। पढ़ना भी वैसे काम के लिए भी ज़रूरी होता है, वैसे भी ज़रूरी होता है, तो पढ़ने का भी एक निश्चित रूप में सिलसिला चलता रहता है जब खाली वक्त मिलता है तो मैं मानता हूँ कि जीवन की परिपूर्णता के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी आवश्यक होती है और अपना आकलन भी उसी पद्धति से बढ़ता रहता है समाज जीवन का। जी। अच्छा सर, मौसीकी यानी संगीत किसी के जीवन को, खालीपन को भर देता है, तो आप किसी बॉलीवुड गाने को
पसंद करते हों, गुनगुनाना चाहें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे नाज़रीन को ये पता लगे कि मेरे राजनेता या हमारे राजनेता राजनीति के नीरस चौसर पर नहीं या राजनीति की बिसात पर नहीं चलते, काम भी करते हैं और उनमें रस भी है। नहीं जरूर है। और कोई गाना आप गुनगुनाना चाहें या कोई पसंद हो? गुनगुनाने से तो हो सकता है कि आपका दर्शक वर्ग थोड़ा भयभीत हो जाएगा, भयभीत मगर नहीं होगा। जी। मैं ये जरूर कहूँगा कि फिल्मी गाने हैं या फिर क्लासिकल म्यूजिक है, इसमें हम निश्चित रूप में अच्छे तरीके से रुचि रखते हैं, सुनते भी हैं। जहाँ तक फिल्मी गानों का सवाल है, आजकल के मूवीज़ के गीत भी बहुत अच्छे, लुभावने, आकर्षक और दिल को छूने वाले होते हैं जी। मगर जब हम कॉलेज में थे जी। तब की अवस्था में हमने आंधी जो मूवी आई थी सुचित्रा सेन और संजीव कुमार की, और उसके सारे ही गीत बहुत ही सुंदर थे और रोचक थे और आपको सोचने के लिए भी मजबूर करते थे। उसी तरीके से अमिताभ बच्चन और जया भादुरी जी की जो अभिमान फिल्म थी, उसके भी बहुत गीत अच्छे रहे हैं और काफ़ी, कभी भी आप उनको सुनो तो आपको एकदम ताजगी का अनुभव आता है। कौन सा अच्छा गीत आपको लगा? ना गुनगुनाना चाहे, गुनगुना दे तो बहुत अच्छा है। बहुत मेरे नाजरीन की हौसला अफजाई भी होगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा। नहीं वो तो मैं दुस्साहस नहीं करूँगा, मगर निश्चित रूप में सारे गीत ही आंधी के और अभिमान के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। विनय जी, आपकी ज़िंदगी बहुत लोगों को इंस्पायर करने की स्थिति में है। आपने जम के अपने जद्दोजहद किए और हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बेबाक तरीके से हर विषय पर अपनी राय दी, राजनीति कैसी हो, उनका आचरण कैसा हो, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही वो ये कि हम अपने लीडर्स को भी ट्रेन करें टू गवर्न। जनप्रिय होना अलग बात है, गवर्निंग एबिलिटी लाना दूसरी बात है। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको भी धन्यवाद। नाजरीन, गुफ्तगू में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आदाब।